नमस्कार। विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले समस्त महाविद्यालयीन विद्यार्थियों तथा मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी मेरा यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 संक्रमण के कारण सामान्य परिस्थितियों में जिस प्रकार से विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं का आयोजन होता है, वह आयोजन इन परिस्थितियों में हो पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी ने स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये कहा है कि वह अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा की डिग्री नहीं देगा, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए परीक्षाओं का होना नितांत आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश शासन ने 13 अगस्त 2020 को एक पत्र जारी करके मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ओपन बुक परीक्षा का एक पैटर्न और उससे संबंधित कुछ नियम जारी किए हैं। इन नियमों के परिपालनार्थ विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने अपने स्तर पर अधिसूचनाएं प्रसारित की हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की ओपन बुक परीक्षाओं के लिए जो नियम जारी होने हैं, वह वस्तुतः सभी और एक जैसे ही हैं, केवल तिथियों में अंतर हो सकता है। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र का अपलोड किस समय होगा, किस दिनांक को होगा, उन्हें कब तक अपने उत्तर लिखने हैं और उन्हें निकटतम संग्रहण केंद्र पर जाकर किस दिनांक तक वह जमा करा सकते हैं, इस बारे में अपनी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आशा करता हूं कि वह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। आज के इस वीडियो में मैं विद्यार्थियों के एक बहु प्रतीक्षित और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, और वह है कि हम ओपन बुक परीक्षा में अपने प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखें। हाउ टू राइट आंसर इन ओपन बुक एग्जाम 2020 मध्य प्रदेश। यानी आप जो ओपन बुक परीक्षा है, पिछले वीडियो में आपको ये पता चल ही चुका है कि आपको जो प्रश्न पत्र है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियत दिनांक को प्रातः 10:30 पर अपलोड किए जाएंगे, और उसकी सूचना आपने जो SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया है और अपना एक आपने ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पर भी आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय ने दिनांक 28/8/2020 को आप देख सकते हैं अधिसूचना क्रमांक 8507 के माध्यम से एक अधिसूचना जो जारी की है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए, अग्रणी महाविद्यालय के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी हैं। ये जो दिशा निर्देश हैं, ये दिशा निर्देश आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक F770/8/2020/38-3 दिनांक 13/8/2020 के निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जाए, इस संदर्भ में यह यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस स्थिति में अपने अपने जिले के अग्रणी महाविद्यालय, यदि हम विक्रम परिक्षेत्र की बात करें तो उज्जैन जिले में अग्रणी महाविद्यालय हैं शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम जिले के लिए शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर के लिए राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच के लिए स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इसी प्रकार देवास जिले, आगर मालवा और शाजापुर जिले के अग्रणी महाविद्यालयों ने भी अपने अधीनस्थ संग्रहण केंद्रों की सूची आज जारी कर दी है, और उस सूची का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। साथ ही साथ विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी वह सूचना मैं विद्यार्थियों तक प्रेषित कर रहा हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो निर्देश जारी किए, ये निर्देश किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए जो ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, आप देखें, स्नातक प्रथम वर्ष नियमित और स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के नियमित। यानी हम प्रथम जो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे निर्देश हैं, वह स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों और स्नातक द्वितीय वर्ष के नियमित और स्नातकोत्तर में आप MA, MCOM, MSc ये कक्षाएं आती हैं, इनके नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्देश हैं। तो स्नातक प्रथम वर्ष नियमित, स्नातक द्वितीय वर्ष नियमित और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित के लिए
आंतरिक मूल्यांकन ही होना है। अर्थात आपके महाविद्यालय में जो सीसीई की जो पद्धति होती है, जिस प्रकार से आपका सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, वो सीसीई आपका जो होगा उसी सीसीई के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। अर्थात आपको इस प्रकार की परीक्षा से किसी भी प्रकार से कोई सम्मिलित नहीं होना है। आप सीसीई के संबंध में अपने महाविद्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्यायी प्राइवेट स्टूडेंट्स, स्नातक द्वितीय वर्ष स्वाध्यायी और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर स्वाध्यायी, यानी हम इस पूरी जो ये आपके सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इस स्लाइड्स में हम अगर बात कर रहे हैं तो केवल फर्स्ट ईयर की, और हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, और पीजी लेवल पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल सेकेंड सेमेस्टर की। यानी हम अभी यहाँ पर थर्ड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम अगले स्लाइड्स में करेंगे। तो आप देखिए कि जो प्रथम वर्ष के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और जो सेकेंड ईयर के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के, तो विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कोविड-19 के कारण प्रारंभ नहीं हो पाई थी। उनका प्रारंभ 20 मार्च से होना था और उसी दिन से परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। अर्थात यह नियम समस्त प्राइवेट विद्यार्थियों पर लागू होंगे, उनकी सारी परीक्षाएं शेष बची हैं। तो स्नातक प्रथम वर्ष पर आप देखें, स्वाध्याय स्नातक द्वितीय वर्ष अपने असाइनमेंट समय सारणी के अनुसार संग्रहण केंद्र में जमा कराने होंगे। अर्थात इनकी जो परीक्षा है वह ओपन बुक सिस्टम में नहीं है, यह आप विशेष तौर पर ध्यान दें। कौन? स्नातक प्रथम वर्ष, यानी बीएससी प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष, बीएससी द्वितीय वर्ष, बीकॉम द्वितीय वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, जितने भी विद्यार्थी हैं इन सब को जो प्राइवेट सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें अपने असाइनमेंट समय सारणी, जो कि अभी विश्वविद्यालय ने जारी नहीं की है, जैसे ही विश्वविद्यालय ये समय सारणी जारी करेगा तो आपको विषय और प्रश्न पत्रवार असाइनमेंट अपने संग्रहण केंद्र में जमा कराना होंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स मिलेगा कहाँ से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। तो आप देखें कि आपको जो असाइनमेंट प्राप्त होगा वह असाइनमेंट आपके अग्रेषण केंद्र का मतलब होता है आपने जहां पर अपना परीक्षा फॉर्म जाकर सबमिट किया था, फॉरवर्ड किया था, जहां से आपको 100, 200, 300 रुपए की कोई एक रसीद दी गई थी फॉरवर्डिंग के, वो आपका अग्रेषण केंद्र कहलाएगा। तो अग्रेषण केंद्र पर संबंधित विषय के शिक्षक, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मैं स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूं, तो यहाँ पर बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष के जिन भी प्राइवेट विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म सबमिट किया है वे महाविद्यालय के सूचना पटल पर और महाविद्यालय की जो वेबसाइट्स होगी वहां पर उनको असाइनमेंट अपलोड किया जाएगा, वहां से वे अपना असाइनमेंट प्राप्त करेंगे और उस असाइनमेंट्स को वापस जमा कहाँ करना है? नागदा के ही महाविद्यालय पर। यदि किसी विद्यार्थी ने जावद में अपना फॉर्म फॉरवर्ड किया है या किसी ने नीमच में किया है, किसी ने शुजालपुर में किया है, तो उसे अपना फॉर्म वहीं पर अपना असाइनमेंट्स जमा करना है। साथ ही परीक्षार्थियों को आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे और स्मार्टफोन और ईमेल पर भी प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। तो स्मार्टफोन पर ध्यान रखिए कि जो एसआईएस का जो था वो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था, कुछ द्वितीय और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने करा लिया है, लेकिन उसके लिए विश्वविद्यालय रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अग्रेषण केंद्र ही उन्हें असाइनमेंट जारी करेंगे। तो हमने भी हमारे महाविद्यालय में और अन्य महाविद्यालयों ने भी अपने अपने स्तर पर विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए उनके द्वारा जो भी नंबर्स दिए गए थे, प्रोवाइड्स किए गए थे, उन पर हम सूचनाएं भेजेंगे ताकि विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
प्रेस के लिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड आगे जो भी नोटिफिकेशंस समय समय पर विश्वविद्यालय जारी करेगा वो आपको प्राप्त हो सके। तो एक बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के प्राइवेट विद्यार्थियों को उनके असाइनमेंट उनके फॉरवर्डिंग सेंटर से प्राप्त होंगे। और फॉरवर्डिंग या अग्रेषण केंद्र का मतलब है जिस महाविद्यालय में उन्होंने अपना परीक्षा फॉर्म जमा किया था। तो यह जानकारी थी स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए। अब हम अगली स्लाइड्स पर हम बात करें तो आपके सामने अब अगली स्लाइड्स पर आप देख सकते हैं आपके सामने स्नातक अंतिम वर्ष यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीकॉम ऑनर्स फाइनल और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दें विशेष, आप देखिए कि जब हम स्नातक स्तर की बात कर रहे थे तो वहां नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, लेकिन अगर हम स्नातक अंतिम वर्ष की बात करें और स्नातकोत्तर स्तर पर चतुर्थ सेमेस्टर की बात करें तो सभी विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए एक समान निर्देश है। और यह निर्देश क्या है कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर विद्यार्थियों की शेष रह गई परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसका मतलब क्या है कि जिन विषयों में या जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं आयोजित हो गई थी उन प्रश्न पत्रों का अब आयोजन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि गणित विषय में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, गणित की परीक्षा हो गई थी तो गणित की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। इसी प्रकार से यदि रसायन में 3 प्रश्न पत्र हैं और उनमें से यदि 1 प्रश्न पत्र हो चुका है, 2 बचे हैं तो 2 की ही परीक्षा होगी। मतलब जितने प्रश्न पत्र शेष बचे हैं केवल उन्हीं की परीक्षाएं होंगी। और परीक्षार्थी अपने निवास से खुली किताब परीक्षा प्रणाली, आप यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, खुली किताब परीक्षा प्रणाली। खुली किताब परीक्षा प्रणाली का अर्थ यह है कि आप अपने उन प्रश्नों के उत्तर आपके पास उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त कर सकते हैं। अभी विद्यार्थी में बहुत से मेरे पास 1-2 विद्यार्थियों का फोन आया था कि सर अगर मान लिया कि हमने गूगल पे कोई सर्च किया और वो वहां पे नहीं मिला, तो ध्यान रखें हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जब ओपन पद्धति से हो रही है, खुली किताब से, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उन प्रश्नों के उत्तर आपको केवल किताब में ही मिलेंगे। आप गूगल के द्वारा, आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और अपने निवास स्थान पर उनके उत्तर आपको लिखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो मैं अगले भाग में आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी खुली किताब के समस्त विषय जितने भी बचे हैं उनकी लिखित उत्तर पुस्तिकाएं अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा करेंगे। ये ध्यान रखें, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बता चुका हूं, और जिन विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो मेरे पहले के वीडियो भाग 2 में भी अवश्य देखें, जिसमें उन्हें प्रश्न पत्र अपलोड करने का दिनांक, उत्तर लिखने का दिनांक और जमा करने का दिनांक मैंने उसमें बहुत अच्छे से उन्हें समझाया है। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर निर्धारित तिथि तक भेज सकेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विद्यार्थी वंचित रह जाता है तो वह अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भेज सकता है। आप यहाँ पर देखें, डाक द्वारा, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी विद्यार्थी को संग्रहण केंद्र पर अपने उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने की दिनांक 7 थी और 7 तारीख को सायंकाल 5:30 तक उसे जमा करना था, यदि वह जमा करने से वंचित रह जाता है तो तुरंत डाक के द्वारा ही वह अग्रणी प्राचार्य को भेजे। लेकिन मैं आप विद्यार्थियों से एक अनुरोध करूंगा कि वर्तमान कोविड संक्रमण को देखते हुए आप किसी भी प्रकार से इस परिस्थिति का सामना न करें, क्योंकि
ऐसा न हो कि कोविड के कारण कहीं किसी डाक केंद्र से आपकी उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित तिथि तक अगर अग्रणी प्राचार्य तक नहीं पहुंची तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जितना संभव हो सके निकटतम संग्रहण केंद्र, जिसकी सूची आपको अपने अग्रणी महाविद्यालय द्वारा जारी की गई है, और अभी मेरे पास उज्जैन के जितने भी संग्रहण केंद्र हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और कल तक मैं आपको विक्रम के परिक्षेत्र में आने वाले अन्य संग्रहण केंद्रों की सूची भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिन भी विद्यार्थियों को ये जानकारी चाहिए वो एक दूसरे के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। अगला बिंदु है, परीक्षार्थी उत्तर लिखने में नीले काले बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे। आप यहाँ पर स्पष्ट हो जाएं, नीले / काले बॉल पेन, यानी आपको जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। आपको जेल पेन का उपयोग करने से बचना है और केवल 2 कलर की स्याही का ही इस्तेमाल करना है, नीले और काले का, यानी इन 2 रंग के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के कलर का उपयोग आपको नहीं करना है। अगली बात आती है, आपको परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा में विषय प्रश्न पत्रवार पृथक इस बात पर विशेष ध्यान दें। यदि आप भूगोल विषय में आपकी ओपन बुक परीक्षा बची हुई है और उसके 2 प्रश्न पत्र है तो आपको दोनों प्रश्न पत्रों के लिए पृथक उत्तर पुस्तिकाएं बनानी होंगी। आप इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान दें, विषय / प्रश्न पत्रवार पृथक, मतलब भूगोल की 2, राजनीति शास्त्र की 2, हिंदी साहित्य के 2 पेपर है तो 2, भौतिक में आपके 2 पेपर होते हैं, फिजिक्स के तो 2, बॉटनी के 2 पेपर्स होते हैं। इसी तरीके से जूलॉजी के 2 पेपर बाकी हैं तो उसके आपकी जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकंड की अलग अलग उत्तर पुस्तिका लिखना होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षार्थी रजिस्टर के कागज। आप ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर के कागज / A4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे। यानी आप अपने उत्तर लिखने के लिए इस प्रकार से एक A4 रजिस्टर, आप मेरे हाथ में यहां पर देख रहे हैं, मेरे पास एक A4 साइज का एक रजिस्टर है। आप मार्केट से इस प्रकार का एक A4 आकार का रजिस्टर ले सकते हैं और उस रजिस्टर्स में आप यहां से ऐसे पन्ने निकाल लें। पन्नों की संख्या को लेकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में नियम है, लेकिन मध्य प्रदेश विक्रम विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ भी पृष्ठ संख्या को लेकर कोई निश्चित संख्या नहीं की गई है। कुछ विश्वविद्यालयों में 16 पृष्ठ निर्धारित किए गए हैं। तो लगभग आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो प्रश्न पत्र के जो आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें उत्तर पुस्तिकाओं में पृष्ठों की संख्या लगभग 15-16 तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर 16 से मेरा अभिप्राय इस प्रकार से होगा कि जैसे ये एक आपका पृष्ठ है तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2, ये एक इस साइड, तो इस तरीके से 2 पृष्ठ माने जाएंगे। तो इस प्रकार से मार्केट में जो रजिस्टर उपलब्ध हैं वो A4 साइज का, ध्यान रखें मार्केट में छोटी साइज के भी रजिस्टर उपलब्ध हैं, उनका उपयोग आपको नहीं करना है। साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सारी बचत जो है वो अपने अध्ययन सामग्री पे लाके ही उनको सारा रोना रोते हैं कि अरे हम क्या करें, तो महंगाई है, ऐसा है। तो ध्यान रखें किसी प्रकार से पीले पेज का उपयोग नहीं करना है। जो रफ रजिस्टर्स होते हैं उनका उपयोग आपको नहीं करना है। आपको जो फेयर कॉपी होती है उस प्रकार का आप रजिस्टर उपयोग करें और एक रजिस्टर में लगभग आपकी सारी परीक्षाएं हो जाएंगी और उसमें से आपको प्रश्न निकाल लेने हैं। और इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो वह इस प्रकार से मार्केट्स में जो हमारे पास A4 साइज के पेपर्स मिलते हैं, आप उन A4 साइज के पेपर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ये जो A4 आकार का पृष्ठ है, ऐसे A4 आकार के पृष्ठ का उपयोग भी आप लोग कर सकते हैं। यानी आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए इस प्रकार के A4 कागज जो बिना लाइन वाला है उसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में लाइन वाले कागज मिलते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। आप मार्केट से सीधे एक रजिस्टर ला सकते हैं, उस रजिस्टर में से पन्ने निकाल सकते हैं और उन पन्नों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और ये आपका इस प्रकार से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है
जो है आपको अपने उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर इस प्रकार का A4 आकार का एक पेज चिपकाना है। ध्यान रखें, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं। टेलीग्राम चैनल जैसा कि आप जानते हैं जिस प्रकार से व्हाट्सएप होता है उसी प्रकार से एक टेलीग्राम चैनल होता है। तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं और उस टेलीग्राम चैनल्स पे आप सभी विद्यार्थी जो भी जुड़ना चाहें वो एक दूसरे को उसकी लिंक भेजते हुए सिलसिला जोड़ लें। और क्योंकि टेलीग्राम ऐप में एक साथ हम हजारों विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं, तो उस टेलीग्राम ऐप में मैं इसके संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिंक है वो डालूंगा। तो मेरा जो टेलीग्राम नंबर है वो आप चाहे तो नोट कर लें, यहाँ पर 9907030328 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। यानी टेलीग्राम ऐप में एक ग्रुप बना रहा हूँ ओपन बुक के नाम से। तो मैं इसका जो है आपको नोटिफिकेशन लिंक भेजूंगा, आप इस पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, यानी अगर आप कुछ अपनी समस्या पूछना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल एक एक विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने से ज्यादा अच्छा है कि आप जो है टेलीग्राम ऐप पर जुड़ जाएं। उस ऐप पर मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, लेकिन उसमें केवल एडमिन में रहूंगा। आप अपनी समस्याएं जब कभी भी पूछना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल में कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जो भी समस्याएं होंगी वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी लिख सकते हैं। जब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखेंगे तब मैं समझ जाऊंगा कि विद्यार्थियों को इसमें समस्याएं आ रही हैं, तो मैं उसका उत्तर जो है वो टेलीग्राम ऐप वाले में दूंगा। तो यहाँ पर आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अब आप देखिए उत्तर पुस्तिका पर जो आपको प्रथम पृष्ठ पर प्रारूप चिपकाना है उसमें सबसे पहले आएगा विश्वविद्यालय का नाम। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे, विक्रम विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं कि ये राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, क्योंकि अगर विक्रम विश्वविद्यालय का होता तो विश्वविद्यालय अपना नाम ही खुद पूछ लेता। तो विक्रम विश्वविद्यालय आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, और आप केवल विक्रम विश्वविद्यालय लिखेंगे तब भी चलेगा। सेकंड कॉलम है महाविद्यालय का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। जो नियमित विद्यार्थी हैं वो नियमित अपने उस कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस कॉलेज के, जैसे कोई विद्यार्थी भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जावरा का है तो वो यहाँ लिखेगा भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। कोई नागदा का है तो लिखेगा शासकीय महाविद्यालय नागदा। कोई शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा है तो वो लिखेगा। कोई सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच का है तो वो वहां लिखेगा। और यदि कोई प्राइवेट विद्यार्थी हैं, क्योंकि स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में प्राइवेट विद्यार्थियों को भी ये सब करना है, तो वो अपने फॉरवर्डिंग केंद्र यानी जहां पर उनका परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया था या जहां से उन्होंने अपना फॉर्म फॉरवर्ड किया है, ध्यान रखें यहाँ संग्रहण केंद्र का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपकी कक्षा आ जाएगी, आप BA BSc BCom जो भी हैं तो आप उस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं BSc तृतीय वर्ष या BA तृतीय वर्ष या BCom ऑनर्स तृतीय वर्ष या BCom या BBA। और छात्र का स्टेटस, अब यहाँ छात्र के स्टेटस का अर्थ क्या है, आप रेगुलर हैं तो आप लिखें नियमित, स्वाध्यायी है तो स्वाध्यायी, AT-KT ध्यान रखें यहाँ पर जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं उनके लिए AT-KT है। साथ ही साथ पूर्व वर्षों में स्नातक स्तर पर जो सेमेस्टर सिस्टम होता था और उसके आधार पर कुछ भूतपूर्व या एक्स स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना जो भी कैटेगरी, वो कैटेगरी आपकी क्या है ये आपको जो प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय से आपको जो जारी किया गया उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी कैटेगरी आपकी आती है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है आपका विषय। तो विषय में आपको जैसे मान लिया कि आपका है भौतिक तो आपने यहाँ पर लिख दिया भौतिक। अब भौतिक शास्त्र के दोनों पेपर बचे हुए हैं तो आपने विषय में लिख दिया भौतिक और प्रश्न पत्र में यहाँ लिखेंगे प्रथम। और यदि आपको प्रश्न पत्र का नाम भी पता है पूरा, क्वांटम मैकेनिक्स इस प्रकार से जो होता है, तो वो आप भी लिख सकते हैं, और नहीं भी तो आप प्रथम और द्वितीय लिख दे सकते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अगला आप देखें प्रश्न पत्र का शीर्षक, तो यहाँ आपको अपने प्रश्न पत्र का शीर्षक पता होना बहुत जरूरी है।
जो कि आपको अपने जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उससे आपको ये पता चल जाएगा। ध्यान रखिए, इस प्रकार का हिंदी साहित्य में जैसे प्राचीन भारत का हिंदी साहित्य या इतिहास है तो मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास या इस प्रकार से लोक प्रशासन, ऐसे पेपर्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो वो प्रश्न पत्र का आपको शीर्षक लिखना है। फिर प्रश्न पत्र का कोड, प्रश्न पत्र का कोड हमेशा पेपर के ऊपर टॉप पर लिखा होता है, तो वो आपको अपने प्रवेश पत्र में भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये सारी जो जानकारी मैं बता रहा हूं आपको, प्रश्न पत्र का शीर्षक और प्रश्न पत्र का कोड, आपको ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे जिसका उत्तर आपको लिखना है, तो वहां ये जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जैसा कि आप हमेशा अपना रोल नंबर लिखते आए हैं, एक एक डिजिट 1 2 3 4 ऐसे, और अगर आपको डिजिट्स कम पड़ जाते हैं तो आप यहाँ पर साइड में आगे ऐसे डिजिट बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों में डिजिट्स की संख्या चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि ये डिजिट्स आपको कम पड़े, तो आप एक्स्ट्रा ऐसे कॉलम्स बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे मान लिया अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे, और हिंदी में अगर है तो 1 2 4 6 ऐसे। फिर आपका एनरोलमेंट नंबर, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय है तो आपका एनरोलमेंट नंबर VR 216 ऐसे जो भी नंबर है आपका, मुझे नहीं पता आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, लेकिन जनरली इस प्रकार से V से स्टार्ट होता है। तो आपका जो भी नामांकन नंबर है वो नामांकन नंबर आपको आपके प्रवेश पत्र से मिलेगा, तो वो आपको नामांकन नंबर की यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद प्रश्न पत्र का दिनांक, ये महत्वपूर्ण बात है। आप देखें कि आपके जो प्रश्न पत्र अपलोड जिस दिनांक को हुए हैं वह दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। और ये अपलोड होने की दिनांक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, किसी के लिए 7 तारीख, किसी के लिए 9 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, जो भी है, प्रातः 10:30 पर आपके पेपर अपलोड होंगे, तो वो अपलोड करने का दिनांक आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है कि आपका प्रश्न पत्र का ये दिनांक होगा। उसके बाद ये उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, तो आपको सारे प्रश्न पत्र एक ही दिनांक को जमा करना है। तो मान लिया जैसे 7 तारीख को आपका पेपर अपलोड हुआ है और आपको 9 तारीख को जमा करना है, तो आपने फिर यहाँ पर डाल दिया 9/9/2020। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक होगा। केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या, अधिकतम 16 पृष्ठ। आप ध्यान दें, मैं जिससे कहा था ना कि कुछ विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों को जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है कि विद्यार्थियों को जो संख्या है वो 16 है। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जो विद्यार्थियों को निर्देश जारी किए गए हैं उसमें पृथक से ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर है तो इट मीन्स की अंडरस्टूड बात है, हमारे अधिकतम पृष्ठ कितने होने चाहिए, 16। न्यूनतम पृष्ठों की संख्या यहाँ निर्धारित नहीं की गई है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं, आप स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं और स्नातकोत्तर 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, परीक्षा की गंभीरता को समझते हैं, और चूंकि ओपन बुक से परीक्षा हो रही तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 15 से 16 पृष्ठ, अगर आपसे 16 अधिकतम है तो आपके पृष्ठों की संख्या 10 से तो अधिक होनी ही चाहिए। एटलीस्ट एक प्रश्न का उत्तर लिखने में आप 200 से 250 शब्दों का प्रयोग अवश्य करें। बाकी आपका अपना विवेक कहता है उसके अनुसार करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई विद्यार्थी मात्र ऐसे केवल 2 प्रश्न 2 पेज पे लिख कर ले आया तो 2 पेज पर लिख कर लाने से काम नहीं होगा। उसके बाद आप देखें परीक्षार्थी की घोषणा, उत्तर पुस्तिका के सभी उत्तर मेरी स्वयं की हस्तलिपि में हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया आप विद्यार्थियों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्टफोन रखने से स्मार्ट समझने लगते हैं। बहुत सी बार सीसी के दौरान ऐसा पाया गया, कई बार हम लोगों ने ऐसे विद्यार्थियों को पकड़ा भी है कि अन्य किसी विद्यार्थी का जो सीसी लिखा हुआ होता है या असाइनमेंट लिखा हुआ होता है वो उसकी कलर फोटोकॉपी करा के और कॉलेज में लाकर सबमिट करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखें, आपको इस प्रकार से कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। आपको स्वयं की हस्तलिखित यानी स्वयं को ही आपको लिखना है, अन्य किसी से नहीं लिखवाना है। लिखने के लिए केवल आपको 2 ही रंगों की स्याही का उपयोग करना है, या तो काले रंग के बॉल पेन का या फिर नीले रंग के बॉल पेन का। और फिर आपको जहां आप देखें यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करना है, वैसे ही हस्ताक्षर करना है जो आपने अपने परीक्षा फॉर्म में किए थे।
उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपका आ रहा है, ये नीचे का जो हिस्सा है संग्रहण केंद्र का नाम एवं सेल, तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। सेल जो जब भी आप जमा करेंगे वो सेल लगा देंगे। उसके बाद फिर ये पूर्णांक और ये काम है, तो ये आपकी कॉपी का जब वैल्यूएशन होगा तो ये उस समय की बात है, तो वहां पर आपको जो है वैल्यूएशन समय में ये सब चीजें पता चलेंगी। अब आपके जो अगले जो भाग आते हैं, तो अब हम अगले हिस्से में आ रहे हैं। तो अगले हिस्से में आने पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने को उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो आप देखिए कि आपका अगर सामान्य पेज है ना, तो सामान्य पेज होने पर भी आप लिख सकते हैं। और ये एक साधारण A4 आकार का पृष्ठ है, तो आप इस पे अपना उत्तर लिख सकते हैं। सपोज करो कि मान लिया कोई भी एक उत्तर है और मुझे उसका उत्तर लिखना है ना, कि भारत में, है ना। अब मैं यहाँ पर लाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये गलत है। मैं वापस से बैक में जाता हूँ क्योंकि हमें लाल कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पर अपने पेन की स्याही चेंज करता हूँ और ये पेन मैंने लिया, मैं एक बार लिख कर देख लूं कि हाँ, अब ये नीले कलर का हो चुका है ना। तो मैं इसको तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से नीले कलर के पेन का उपयोग करना है। तो मान लिया कि हमें कोविड-19 के ऊपर एक आंसर आया है, तो हम लिखेंगे कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी है। और ये क्या हुआ, ये नीला कर लिया था फिर से लाल हो गया, सॉरी, है ना। ये क्या है कि अभी पेन टैप के साथ मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये पेन टैप के कारण दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वापस आपका ये नीला ही चलेगा। ये है ना, तो ये आपका नीला। तो यहाँ पर हमने अपना आंसर लिख दिया है। और यदि हमारे पास ऐसा पेज है, लाइनिंग वाला पेज है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे रूल ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आपको लाइनिंग्स मिल जाएंगी। अब आपने मान लिया कि टोटल, सपोज करो प्रथम पृष्ठ जो चिपकाने वाला है उसको आपको छोड़ देना है, वो सबके लिए अनिवार्य। अब आपके पास यहाँ से आपने जब आंसर लिखे, मान लिया कि आपने टोटल मिलाकर आपके पास इस प्रकार से मान लेते हैं, आपके पास ऐसे एक है ना, फिर ये 2, ऐसे 3, ऐसे मान ले। सपोज करो आपने टोटल मिलाकर आपके पास 10 पेज पर आपने आंसर लिखे हैं या 12 पेज पर आंसर लिखे, मान लेते हैं 12 पेज पर लिखे। तब आप हर एक पेज के लास्ट में नंबर जरूर डालेंगे यहाँ नीचे। तो मान लिया कि ये आपके 12 पेज में से पहला पेज है, तो आप यहाँ नीचे ऐसे लिखेंगे 1 of 12। मान लिया कि आपके टोटल, सपोज करो 12 नहीं, आपने 16 पेज लिखे, क्योंकि अधिकतम 16 पेज आप लिख सकते हैं। तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे बॉटम में 1 of 16। यदि आपके 14 पेज है तो 1 of 14, 1 of 13। इस तरीके से आपको नंबर्स लिखना है। और चूंकि आप जब पेज लेंगे, डेफिनेटली आपकी जो पेजों की संख्या होगी वो इवन नंबर्स में ही आएगी। भले आपने नहीं लिखा हो, मान लिया आपने एक पेज लिया तो डेफिनेटली उसके 2 साइड्स होंगे ना, तो 1 of 2 और 2 of 2। हो सकता है आपने कुछ ना लिखा हो, लेकिन आपको उसको डालना जरूर है। तो पेज की संख्या आपकी हमेशा जो है वो सम संख्या के रूप में ही आएगी। तो इस प्रकार से जब आप ये सारे पेज आपके हो जाएं, उसके बाद क्या करना है, आपको उन सब पेजेस को इकट्ठा करना है और उसके ऊपर आपको जो आपका चिपकाने वाला पृष्ठ है, उस चिपकाने वाले पृष्ठ को आपको सबसे ऊपर रखना है। इस तरीके से आप देखें कि ये जो पृष्ठ है, ये चिपकाने वाला पृष्ठ है, इसको मैंने ऐसे सबसे ऊपर लिया और सबसे ऊपर लेने के बाद साइड से मैं इसे स्टेपल करूंगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहली चीज, आप महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, इसे स्टेपलर कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हम सुनते हैं कॉलेज में आते हैं, बोलते सर पिंचिंग कर दो, पिंचिंग मशीन। ध्यान रखें, पिंचिंग मशीन नहीं है, स्टेपल है। तो आपको सावधानी से इस प्रकार से 1, 2 और ये 3, इस प्रकार से आपको 3 जगह से स्टेपल करना है।
इस तरीके से आपकी ये उत्तर पुस्तिका निकटतम संग्रहण केंद्र पर जमा करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप इसे निर्धारित दिनांक को अपने संग्रहण केंद्र पर जाएं और वहां जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका जो है जमा कर दें, और इस प्रकार से आपकी ओपन बुक परीक्षा समाप्त हो जाती है। हर विषय की इस प्रकार से होगी और सभी को आपको एक दिन लेकर जाना है। और ध्यान रखें, जब भी आप परीक्षा केंद्र पर, निकटतम संग्रहण केंद्र पर जमा करने के लिए जाते हैं तो आप कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। हर संग्रहण केंद्र पर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बने हुए होंगे या मार्किंग किया हुआ होगा। आप उन मार्किंग पे अपने प्रतीक्षा करें अपने नंबर आने की। साथ में अपने साथ जो है एक अच्छी क्वालिटी का जो फेस मास्क होता है वो मास्क लगाकर जाएं, अपने साथ सैनिटाइजर रखें, और जब भी संग्रहण केंद्र पर जाएं वहां पर आपको सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था की गई है उसमें संग्रहण केंद्र या महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करें। यदि आप का शरीर का तापमान ज्यादा है, थर्मल गन से वहां चेकिंग की जाएगी, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। इन्हें कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 को लेकर जो भी भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की और विश्वविद्यालय प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस जारी की गई उनका आप अच्छे से पालन करें। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा यह जानकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप और भी कोई जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9907030328। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इसमें मुझे अपनी समस्या का लिख कर मुझे पोस्ट कर सकते हैं। साथ में आप आपका नाम और कॉलेज का नाम और विषय जरूर लिखें ताकि मुझे आपकी समस्या का समाधान करने में आसानी हो, और मैं आपकी इन समस्याओं का जो भी समाधान होगा इसी नंबर पर जो मेरा एक टेलीग्राम चैनल में बना रहा हूं उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप जो है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं समस्त प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप भी अपने स्तर पर कोई अगर आपको संशय हो तो आप उनसे अपना समाधान ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय YouTube चैनल प्रोफेसर राकेश कुमार परमार। कीप वॉचिंग एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले समय में और भी अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और तैयार रहे मेरे अगले वीडियो के लिए जिसमें मैं आपको और कुछ जानकारी परीक्षा से जुड़ी हुई देने वाला हूं। और जिनने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।